सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 24वें भाग की, जिसमें जो हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका का ये 4th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ ओवरऑल पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से लिया गया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है, मतलब कुछ भारतीय हिसाब से उसमें चेंजेस किया गया है और बाकी सारी चीज़ें वहीं से ली गई है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, सभापति होता है, सदस्य नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ धारण नहीं करता है। तो लाभ का पद धारण नहीं करता है वो केवल और केवल जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका काम राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, उसके अलावा दूसरा उसका कोई काम नहीं होता। योग्यता की बात करें कि उपराष्ट्रपति बनने के कौन योग्य है, तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके लिए एक तो भारत का उसको नागरिक होना आवश्यक है, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने के निर्वाचित होने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में किसी सदन का कोई सदस्य ना हो, यानी लोकसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सांसद या राज्य विधानमंडलों का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है तो वह व्यक्ति सांसद या राज्य विधानमंडलों में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वो सदस्य है तो उसे उस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसा मतलब नहीं कि अगर कोई सांसद है या कोई विधायक है तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनता है उसे अपनी जो सदस्यता होती है उसे छोड़ना होता है। चलिए, इसके अलावा वो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना होना चाहिए, यानी वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, माफ़ कीजिएगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर बनाते हैं, चाहे वो मनोनीत सदस्य हों चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों। तो इससे स्पष्ट होता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी वोटरों में जो शामिल होते हैं वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि इसमें सभी सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं वो इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। ये जो निर्वाचन होता है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान से होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से होता है। केवल इसमें जो है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना चाहिए, जबकि
राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, ये 50-50 यानी 50-50 की है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति 50-50 यानी वनडे क्रिकेट का काम है और उपराष्ट्रपति जो है 20-20 का काम है। बहुत ईजी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। साथ ही इसके अभ्यर्थी द्वारा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करना भी आवश्यक होता है और राष्ट्रपति के लिए भी ये राशि 15,000 ही है। यदि निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद का जो अंतिम निर्णय करेगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा और ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 71 में। यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उस पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कोई भी कार्य अवैध नहीं होगा। मालूम हुआ कि कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो उपराष्ट्रपति बन गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो चुनाव था ये गलत हुआ था, या अवैध तरीके से ये व्यक्ति जीता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो जो व्यक्ति जीता है उसने उपराष्ट्रपति होते हुए जो कार्य किए वो इनवैलिड हो जाएंगे, वो वैलिड रहेंगे और उनको सही माना जाएगा। चलिए योग्यता और पदावधि की हम बात कर लेते हैं। पदावधि की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होता है अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी जिस तिथि को उसने अपने चुना गया है वो उस तिथि से 5 साल तक उपराष्ट्रपति रहेगा। यदि उसका उत्तराधिकारी इस 5 वर्ष की अवधि के दौरान चुना नहीं जाता तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उससे पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और नया व्यक्ति आ जाता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के अंदर भी अपने पद से हट सकता है या हटाया जा सकता है। एक तो वो चाहे तो खुद हट सकता है या फिर उसे हटा सकते हैं। यदि हटेगा तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा और अपने पद से हट सकता है। लेकिन यदि उसे हटाया जाता है तो हटाए जाने के लिए राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प या राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है उसे पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, राष्ट्रपति पे भी यदि महाभियोग लगाया जाता है तो उन्हें भी उस समय ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी हटाना है तो वैसा कोई संकल्प या वैसा कोई प्रस्ताव, संकल्प का मतलब होता है जो संसद के सदस्य होते हैं वो जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य, जैसे उन्होंने कोई चीज़ को प्रस्तावित किया कि हमें ये करना है, तो उसको करने के लिए जो वो प्रस्ताव पास करते हैं उसे संकल्प कहते हैं, या फिर जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को संकल्प कहते हैं। तो ये 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना आवश्यक हो जाती है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा के पास भेजा जाता है और यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि किसी भी सदन में आप संकल्प ला सकते हो और दूसरा सदन उसकी जांच करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा के से अनुमोदित होने के बाद या पास होने के बाद उसे पहुँचाया जाता है लोकसभा को, और लोकसभा भी उसे अनुमोदित कर देते, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया होती है साधारण बहुमत से, इसमें विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान है। यानी कि उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे उपराष्ट्रपति की तरह नहीं हटाएंगे, उसे राष्ट्रपति की तरह ही हटाएंगे। अब इसके अलावा जो व्यक्ति पुनर्विचार के लिए मतलब एक बार और वो कितनी बार भी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का, तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यता को धारण करता है वह 1 से अधिक कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित किया जा सकता है। अब जो बीच में निर्वाचित व्यक्ति होते हैं उनकी कुछ पदावधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि में क्या अंतर आएगा वो देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही किया जाएगा। जैसे कि एक उपराष्ट्रपति है, उसके 5 साल एक निश्चित तिथि को पूरे होने वाले हैं, तो उससे पहले ही, उस तिथि के आने से पहले ही निर्वाचन करवा लिया जाता है, चुनाव करवा लिया जाता है और वो भर दिया जाता है। एक व्यवस्था तो ये है। दूसरी क्या होता है कि उपराष्ट्रपति की माना मृत्यु हो गई या उन्होंने पद त्याग दिया या उनसे
पद से हटा दिया या किसी अन्य कारण से पद में रिक्ति हुई, यानी कि उन्होंने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, तो ऐसे भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाएगा। उस तिथि से जिस तिथि को नियुक्ति रिक्त हुई है उस तिथि के 6 माह के अंदर चुनाव करवाया जाएगा और रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 68 में कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि कोई उपराष्ट्रपति 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और किसी भी कारण से वो अपने पद से हट गए, या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसने पद त्याग दिया या उसे हटा दिया गया या कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया, तो नया व्यक्ति जो चुना जाएगा वो अगले 5 साल के लिए चुना जाएगा, ना कि शेष 2.5 साल के लिए चुना जाएगा। तो ये व्यवस्था इसमें की गई है। यदि पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसके रिक्त हुए पद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरे जाने संबंधी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, जिस तरह की राष्ट्रपति के पद को भरा जाता है। राष्ट्रपति के पद को क्या किया जाता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी कारण से स्थिति रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का पद, तो तुरंत उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा तुरंत उस पद को भर दिया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जाता है, बिना निर्वाचन के ये नहीं भरा जाता है। अब बात करेंगे शपथ की और प्रतिज्ञा की। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है, और ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 79 में। वेतन भत्ते की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता, यानी उसे जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है, उसे वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन उसे प्राप्त होता है। 11 सितंबर 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है, और ये जो नया वेतन है 1 जनवरी 2006 से प्रभावित किया गया है। इस वेतन के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को बिना किराए का सुसज्जित मकान दिया जाता है। राष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के वेतन या भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कभी भी कम नहीं किए जा सकते, यानी कि मालूम पड़ा आज 1,25,000 है तो उसके पद पर रहते हुए ऐसा नहीं किया जाएगा कि अब आपका वेतन 1 लाख रुपये कर दिया गया है। पदावधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपराष्ट्रपति के निधन या सेवानिवृत्ति की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति को पेंशन प्राप्त होती है। तो ये व्यवस्था उपराष्ट्रपति के लिए है। अब कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं और क्या शक्तियां होती हैं। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा निम्नलिखित कार्य शक्तियां दी गई हैं। पहली, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जो यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है तो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। देखिए अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके त्यागपत्र या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद मुक्त होने या उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यानी कि कोई भी कारण हो जिससे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तो तब उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के कार्य को करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है और राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी राष्ट्रपति के लिए जितनी भी शक्तियाँ हमने पढ़ी थी उन सभी शक्तियों का प्रयोग उपराष्ट्रपति करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो तब वह ऐसी सभी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का हकदार होता है जिनका हकदार राष्ट्रपति होता है। यानी उसे वेतन राष्ट्रपति का मिलता है, उसे भत्ते राष्ट्रपति के मिलते हैं और जो भी विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो सारे के सारे उपराष्ट्रपति को मिल जाते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यानी कि वो एक साथ राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति नहीं हो सकता। अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वो केवल राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राज्यसभा का पदीन सदस्य नहीं होगा। दूसरा जो उसका काम है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 64 में व्यवस्था दी गई है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यों को करता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये पदेन सभापति आपने कहीं लिखा होगा कि ये पदेन सभापति होता है या पदेन अध्यक्ष होता है। ये पदेन का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति उस पद पर आएगा वो अपने आप ही संबंधित
पद पर आ जाएगा। जैसे अगर कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, उसी तरह से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने आप ही स्वयमेव जो है योजना आयोग या जैसे नीति आयोग है उसका अध्यक्ष होगा। तो ये पदेन सभापति का मतलब या पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है। वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है, आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित करवा सकता है। यानी उसके पास वो सभी शक्तियाँ होंगी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है और राज्यसभा के सभापति के रूप में वो उनका प्रयोग कर सकता है। वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा देता है। उसकी अनुज्ञा के बिना यानी उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता। वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श करवाता है, विचार विमर्श के बाद मतदान कराता है और उसका परिणाम घोषित करता है। उसको यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है, कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य नहीं है। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है तो आदेश दे सकता है कि असंसदीय भाषा को अभिलेख से निकाल दिया जाए। वह राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड दे सकता है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर सकता है कि यदि किसी ने राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो। उसके अलावा उसका सूचना देने का कर्तव्य होता है। भारत का राष्ट्रपति जब भी कभी त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को ही वो त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी उपराष्ट्रपति के नाम से ही वो त्यागपत्र लिखा जाता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त करता है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को दे। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को वो सूचना दी जाती है, ना कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो सूचना दी जाती है। इसके अलावा अन्य कार्यों की बात करें तो उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की सूचना जो है प्रदान की जाती है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि उसके पास कार्यपालिका की कोई शक्ति होगी, लेकिन व्यवहार में ये होता है कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय करता है उसकी सूचना उपराष्ट्रपति को भी दी जाती है। उपराष्ट्रपति विभिन्न राज्य की यात्राओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के बारे में कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो संबंधित जो दिल्ली विश्वविद्यालय खासकर उसका पदेन कुलपति होगा, यानी जो राष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों की। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, जो 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। वराहगिरी वेंकटगिरी या वीवी गिरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। गोपाल स्वरूप पाठक साहब जो 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बी.डी. जत्ती साहब 31 अगस्त 74 से 30 अगस्त 89 तक भारत के 89 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो 31 अगस्त 1989 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा ये जो डेट है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 84 तक नहीं हो सकता, डेट्स को एक बार आप देखना पड़ेगा। उसके अलावा राम स्वामी वेंकट रमन साहब जो रहे वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब जो रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 के बीच में रहे हैं। के.आर. नारायणन साहब हैं 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कृष्णकांत जो रहे हैं वो 21 अगस्त 1997 से 22 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत साहब जो रहे हैं 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और मोहम्मद हामिद अंसारी जो है 11 अगस्त 2007 से अब तक भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो डेट्स हैं वो जत्ती साहब की जो बी.डी. जत्ती साहब की हैं वो 74 से 79 तक है, ये 89 नहीं है 79 है। और एम हिदायतुल्लाह साहब जो हैं वो 79 से ही
रहे थे तो 84 तक ये रहे, और फिर स्वामी वेंकटरमन साहब जो 84 से रहे, तो वही सारी डेट्स इस तरह से हैं। तो चलिए, ये हमारा जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K एकेडमी नंबर 1 चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।